दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेज़न सेलर्स की जो अकाउंट हेल्थ रहती है उससे रिलेटेड। देखिए अमेज़न पे सेलर्स जो है वो ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, पॉलिसीज़ में उन्होंने कोई वॉलेशन किया है कि नहीं किया, या अमेज़न की जो भी गाइडलाइंस है उनके अनुसार जो सेलर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इसके लिए अमेज़न ने ना अकाउंट हेल्थ मैट्रिक्स जो है वो बना के रखे हुए हैं। तो अकाउंट हेल्थ मैट्रिक्स से बेसिकली डिसाइड होता है कि हमने जो है वो कोई पॉलिसी में वॉलेशन किया कि नहीं किया, या फिर हमने कोई कहीं पे कोई गलती की या कोई भी मिस्टेक की, तो वो बेसिकली अकाउंट हेल्थ में जो है वो शो वहाँ पे करता है एज ए सेलर। तो अकाउंट हेल्थ मैट्रिक्स में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट होती है, और अगर हमारी अकाउंट हेल्थ मैट्रिक्स जो है वो पुअर होती है तो वहाँ पे हमारा अकाउंट जो है वो भी सस्पेंड किया जा सकता है। तो क्या क्या जो है वो अकाउंट हेल्थ मैट्रिक्स में कैलकुलेट होता है और कैसे जो है वो हम इसको चेक कर सकते हैं, ये जानने के लिए हम सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए जब हम परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस में अकाउंट हेल्थ आता है। तो यहाँ पे देखिए अकाउंट हेल्थ में ना यहाँ पे 3 मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली दिए गए हैं। सबसे पहले कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, उसके बाद में है पॉलिसी कंप्लायंस, उसके बाद में आता है शिपिंग परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे देखिए अगर हम कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस में यहाँ पे एक मैट्रिक जो है वो कैलकुलेट होता है, और वो कैलकुलेट होता है ऑर्डर डिफेक्ट रेट का। जहाँ पे इसका जो टारगेट है ना वो ये दे के रखा हुआ है कि अंडर 1% रहना चाहिए, मतलब कि हमारी ओवरऑल जो ऑर्डर डिफेक्ट रेट है ना वो अंडर 1% ही होनी चाहिए। अगर ऑर्डर डिफेक्ट रेट 1% से ज़्यादा होती है तो हमारे अकाउंट जो है वो रिस्क में आ सकता है, सस्पेंड होने के चांसेस भी जो यहाँ पे बन जाते हैं। अब ऑर्डर डिफेक्ट रेट में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट होती है उनको हम जो वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट होता है नेगेटिव फीडबैक्स, कि अगर हमें हमारी एज ए सेलर्स कोई भी सर्विस से रिलेटेड नेगेटिव फीडबैक रिसीव होता है तो वो जो है वो हमारी ऑर्डर डिफेक्ट रेट में कैलकुलेट होगा। जैसे मान लीजिए एक ऑर्डर के लिए हमें नेगेटिव फीडबैक रिसीव हुआ, तो वो जो है वो हमारी ऑर्डर डिफेक्ट रेट में कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे टारगेट जो है वो इसका 1% से अंडर रहने का है। तो ऐसा मान लीजिए कि अगर हम 100 शिपमेंट भेजते हैं अपने एंड से, तो उसमें अगर हमारा एक ऑर्डर पे नेगेटिव फीडबैक आ गया तो वो जो है वो 1% वहाँ पे हो जाएगी हमारी ऑर्डर डिफेक्ट रेट। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो उसमें आता है A to Z गारंटी क्लेम। A to Z गारंटी क्लेम बेसिकली क्या होता है कि अमेज़न बायर्स को एक ऑप्शन देता है कि जैसे मान लीजिए उन्होंने कोई प्रोडक्ट मंगाया और उनको प्रोडक्ट जो है वो नहीं वैसा मिला जैसा कि उन्होंने ऑर्डर किया था, या फिर कुछ भी प्रोडक्ट से रिलेटेड इश्यूज आते हैं और उन्होंने जो वो सेलर को रिक्वेस्ट रेज की है उसके रिटर्न्स के लिए, उसमें जो है वो रिजोल्यूशन प्रोवाइड करवाने के लिए, लेकिन सेलर की तरफ से अगर उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला, रिटर्न जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाएगी, रिप्लेसमेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाएगी, तो बायर वहाँ पे क्या है A to Z गारंटी क्लेम रेज कर सकते हैं। A to Z गारंटी क्लेम अगर रेज होता है तो वो भी जो है वो ऑर्डर डिफेक्ट रेट में कैलकुलेट होता है। A to Z गारंटी क्लेम में बेसिकली क्या होता है कि फिर अमेज़न की टीम जो है वो मीडिएटर का काम करती है, और वो बायर से जो भी इनपुट्स है वो लेते हैं कि भी उनको क्या इशू आया, फिर वो सेलर्स को बोलते हैं कि भी आप जो इसके ऊपर अपील करो या आप इसके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्स दो। तो बायर्स और सेलर्स के बीच में जो है वो जो भी कन्वर्सेशन चलता है अमेज़न की टीम उनको मॉनिटर करती है। तो ये जो है वो बेसिकली A to Z गारंटी क्लेम होता है। तो A to Z गारंटी क्लेम भी जो वो यहाँ पे नहीं आने चाहिए। चार्जबैक क्लेम्स बेसिकली वो रहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी कस्टमर ने ऑर्डर मंगाया और वो बैंक को अगर चार्जबैक की रिक्वेस्ट करते हैं, या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया तो क्रेडिट कार्ड पे अगर वो चार्जबैक की रिक्वेस्ट वहाँ पे डालते हैं कि भी उनको ऑर्डर नहीं मिला या गलत मिला या ख़राब मिला इससे रिलेटेड, तो वो जो है चार्जबैक क्लेम्स में यहाँ पे कैलकुलेट होता है। तो ज़्यादातर जो चीज़ हमारे अकाउंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं ना वो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक्स है। चार्जबैक्स क्लेम बहुत कम आते हैं, A to Z गारंटी क्लेम्स भी अभी बहुत कम आते हैं। पहले आते थे, सेलर फुलफिल्ड में जो है वो बहुत ज़्यादा आने के चांसेस थे A to Z गारंटी क्लेम के, लेकिन अभी फिर भी कम है, लेकिन फिर भी हमें जो वो ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। नेगेटिव फीडबैक जो है वो यहाँ पे एक ऐसा मैट्रिक है जिस पे जो है वो ऑर्डर डिफेक्ट रेट आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। तो ऑर्डर डिफेक्ट रेट का टारगेट जो है वो अंडर 1% ही होना चाहिए इन तीनों को मिला के, मतलब कि अगर किसी में भी एक भी आता है तो वो जो है वो हमारा कैलकुलेट वहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है वो आता है यहाँ पे पॉलिसी कंप्लायंस। तो यहाँ पे टारगेट जो है वो अमेज़न ने बता के रखा हुआ है 0 इशूज़ का, मतलब कि भाई आपका टारगेट है कि इसमें पॉलिसी कंप्लायंस में 0 इशू होने चाहिए, 1-2 भी नहीं होने चाहिए, और उसके हिसाब से भी जो है वो अकाउंट हेल्थ की यहाँ पे रेटिंग बनती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हेल्दी आता है, उसके बाद में यहाँ पे जैसे कि अनहेल्दी होता है, और उसके बाद में एट रिस्क होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हेल्दी आता है, फिर अनहेल्दी भी होता है, एट रिस्क भी जो होता है। रेड में होता है तो एट रिस्क हो जाता है, ये हमारा अकाउंट जो वो सस्पेंड हो सकता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ओवरऑल जो है वो हमारी अकाउंट कैसी है, हेल्दी है या फिर रिस्क में है, कैसी है, ठीक है। तो पॉलिसी कंप्लायंस में क्या क्या रहता है, सबसे पहले आता है सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशंस। अगर अमेज़न की सिस्टम को ऐसा लगता है कि भाई हम जो सेल कर रहे हैं उसमें कोई ऐसा सस्पेक्टेड है जहाँ पे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने कीवर्ड्स में, हमने डिस्क्रिप्शंस में, हमने इमेजेस में कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ की है जो किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो है वो वायलेट कर सकती है, तो वो जो है वो सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन में आता है। हम यहाँ से अपील भी कर सकते हैं अमेज़न की टीम को कि भी जो ये सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन में दिखा रहा है ये वायलेशन नहीं है, तो हो सकता है कि वो जो भी यहाँ पे आ रहा है ना, जैसे मान लीजिए एरर बोल सकते हैं, या जो भी यहाँ पे दिखा रहा है पॉलिसी वायलेशन में, उसको वो रिमूव कर सकते हैं अगर उनको
लगता है कि ये गलती से हुआ है। तो अगर ये गलती से नहीं हुआ तो फिर हमको जो भी लिस्टिंग में है वो एक्शन लेना पड़ता है और उसको जो एडिट या मॉडिफाई जो वो हमें करना पड़ता है। उसके बाद में आता है रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स अगर हमें कोई भी रिसीव होती है, जैसे कि मान लीजिए हमने किसी ऐसे प्रोडक्ट के नीचे मैप कर दिए अपने प्राइस जिसके लिए हम ऑथराइज नहीं थे, हमने कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर दिया, हमने कोई कॉपी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर दिया, हमने किसी दूसरी ब्रांड नेम का जो है वो अपने टाइटल में या बुलेट पॉइंट में डिस्क्रिप्शन में कहीं पे भी यूज़ कर लिया, हमने किसी की कॉपीराइटेड इमेज जो है वो यूज़ कर ली। मतलब सिंपल सी बात है कि किसी दूसरी कंपनी की पसंद की ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं अपनी लिस्टिंग में बिना अथॉरिटी के, तो हमें जो है वो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कंप्लेंट जो है वो रिसीव हो सकती है। ज़्यादातर ये जो रिसीव होती है वो मैपिंग की वजह से होती है कि सेलर जो है वो किसी प्रोडक्ट के अंडर में अपने प्राइस मैप कर देते हैं और उनको लगता है कि भाई ये ऐसा सेम दिखने वाला प्रोडक्ट हमारे पास में भी है, सेम टू सेम दिखने वाला, तो हम लगा देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में ब्रांड नेम और बाकी सारी डिटेल्स चेक नहीं करते। तो जो ब्रांड ओनर है वो वहाँ पे जो कंप्लेन कर सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कंप्लेंट्स भी जो वो वहाँ पे नहीं आनी चाहिए। ये मेन रीज़न होता है अकाउंट सस्पेंड होने का। जैसे मान लीजिए कि ज़्यादा अगर हमारे पास में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कंप्लेंट्स आती है ना, तो डायरेक्ट भी हमारा अकाउंट सस्पेंड हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट्स। अगर कस्टमर्स की कंप्लेन आती है प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी से लेके कि प्रोडक्ट जो है वो डुप्लीकेट हो सकता है, या ऐसे बोलते हैं नहीं ग्रे मार्केट का कोई प्रोडक्ट हो सकता है, जेन्युइन नहीं है, फर्स्ट कॉपी या जिसको भी आप जो जैसा भी बोलते हो, तो उस टाइप के अगर ऑथेंटिसिटी से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज रहते हैं तो वो जो है वो यहाँ पे हमें शो करता है। प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर्स कंप्लेंट। प्रोडक्ट की कंडीशन से रिलेटेड अगर कस्टमर्स की कंप्लेंट रहती है कि भाई हम अगर उनको पुराना कोई आइटम भेज रहे हैं या फिर कंडीशंस जो है वो अमेजोन की पॉलिसी या गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो जो है वो यहाँ पे शो करता है। उसके बाद में फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इश्यूज। फूड से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या कोई ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो प्रोडक्ट सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, तो वो जो यहाँ पे शो करता है। लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशंस। अगर हम लिस्टिंग कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट की और उसके अंदर लिस्टिंग की जो भी गाइडलाइन है उनको हम फॉलो नहीं कर रहे, कीवर्ड से रिलेटेड, टाइटल से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन से, बुलेट पॉइंट से या फिर इमेजेस से रिलेटेड अगर हम जो भी कंडीशंस या गाइडलाइन है उनको अगर फुलफिल नहीं करें, तो यहाँ पे जो वायलेशन हमें रिसीव हो सकता है, यहाँ पे इशू जो वो शो कर सकता है। उसके बाद में यहाँ पे आता है रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी वायलेशंस। इसमें क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अमेजोन पे सेल करना रिस्ट्रिक्टेड है। ये कंट्री टू कंट्री भी वेरी कर सकता है कि कुछ प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर कंट्री में बैन है, कुछ प्रोडक्ट जो है वो किसी पर्टिकुलर कंट्री में बैन है, और कुछ प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन के पूरे प्लेटफॉर्म पे बैन है कि भी आप जो है वो इस तरीके के प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते। तो अगर हम ऐसा कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं जो अमेजोन की रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी में आता है, तो वो जो है हमारा यहाँ पे इशू शो कर देगा और हमारा अकाउंट जो वो यहाँ पे सस्पेंड हो सकता है। कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज पॉलिसी वायलेशन। कस्टमर की प्रोडक्ट रिव्यूज से लेके भी अमेजोन की पॉलिसी है कि अगर हम फेक रिव्यूज डलवाते हैं और अमेजोन का सिस्टम डिटेक्ट करता है कि भी आप जो प्रोडक्ट्स के ऊपर फेक रिव्यूज डलवा रहे हो, जो रिव्यूज आ रहे हैं वो जेन्युइन नहीं है, किसी भी तरीके का ये काम करता है, तो वहाँ पे भी जो वो ये आ जाता है। उसके बाद में आता है अदर पॉलिसी वायलेशंस। इसके अलावा भी कुछ अमेजोन की पॉलिसीज है जिनको हम वायलेट करते हैं, तो यहाँ पे जो वो हमें इश्यूज में शो कर देगा। तो ओवरऑल ये कुछ तरीके की कुछ पॉलिसीज है जिनमें अगर हम वायलेशन करते हैं तो वो बेसिकली पॉलिसी कंप्लायंस के अंडर में आता है। पॉलिसी कंप्लायंस जो यहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं कि हमारा अकाउंट जो है वो हेल्दी है, अनहेल्दी है, या फिर एट रिस्क है। एट रिस्क पे जब होता है तो हो सकता है कि हमारा अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई इसमें जो है वो हेल्दी दिखा रहा है, लेकिन कंप्लेंट्स अगर 2 दिन कंटिन्यूस आ गई या कुछ ऐसी कंप्लेन आ गई, कुछ ऐसा इशू आ गया जो वाकई में सीरियस मैटर है, तो वहाँ पे हमारा अकाउंट जो है वो डायरेक्टली सस्पेंड कर दिया जाएगा। फिर ऐसा नहीं है ग्रीन से जो है वो येलो में, येलो से हम जो है वो रेड में जाएंगे फिर उसके बाद में ही हमारा अकाउंट सस्पेंड होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर हमारे अकाउंट की हेल्थ ग्रीन और हेल्दी में दिखा रहा है, फिर भी अगर कोई सीरियस वायलेशन सेलर्स की तरफ से होता है, तो यहाँ पे अकाउंट जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं शिपिंग परफॉर्मेंस की। शिपिंग परफॉर्मेंस पे भी जो है वो अमेजोन ने गाइडलाइन बना के रखी है और हमें जो उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही जो काम करना पड़ता है। जैसे कि शिपिंग परफॉर्मेंस में क्या है, सेलर फुलफिल्ड में यहाँ पे देखिए एक तो लेट डिस्पैच रेट है कि भी हमारी 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेट डिस्पैच रेट का मतलब ये होता है कि भी हम जब भी ऑर्डर रिसीव करते हैं तो वहाँ पे ना एक डेट आती है कि भी पर्टिकुलर इस डेट तक जो है वो आपको ऑर्डर फुलफिल करने पड़ता है। अगर वो डेट ब्रीच हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि आज हमें ऑर्डर रिसीव हुआ और उसकी एक्सपेक्टेड शिपिंग डेट जो है वो कल की है, तो अगर हम उसको परसों शिप कर रहे हैं तो वो लेट डिस्पैच में जो काउंट होगा। मतलब ऑर्डर तो हमने भेजा है लेकिन उसकी जो डेट है पर्टिकुलर शिप करने की उसके बाद में भेजा, तो वो लेट शिपिंग में जो वो काउंट होगा। तो यहाँ पे जो है वो टारगेट 2% का, 2% से कम ही जो है वो रहना चाहिए। 2% से अगर ज़्यादा होता तो यहाँ पे वार्निंग जो है वो हमें मिल जाएगी। प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट बेसिकली ये रहता है कि हमने ऑर्डर जो है वो ले लिया, ऑर्डर जो हमें रिसीव होगा और हमने जो उसको कैंसिल कर दिया किसी भी रीज़न की वजह से, हमारे पास में स्टॉक नहीं है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, अगर हम उसको कैंसिल कर रहे हैं तो वो भी जो है हमारी कैंसिलेशन रेट में कैलकुलेट होगा। मतलब कि 2% से ज़्यादा आप जो है वो लेट डिस्पैच नहीं कर सकते, 2% से ज़्यादा वो है आप कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको यहाँ पे जो वार्निंग मिल सकती है। हो सकता है आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो, एक बार इनिशियली लेवल पे आपको वार्निंग भी दे दी जाए, ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाए। ठीक है। वैलिड ट्रैकिंग रेट बेसिकली रहता है कि जब हम सेल्फ शिप में प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो उनमें जो ट्रैकिंग डिटेल्स डाल रहे हैं वो कितनी वैलिड है, तो वो और जो है वो 95% का जो इसका टारगेट है कि 95% तक तो एटलीस्ट जो है वो आपकी वैलिड ट्रैकिंग रेट होनी चाहिए, जहाँ पे आप जो भी ट्रैकिंग डिटेल्स जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हो होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सेलर फुलफिल्ड के लिए दे के रखा हुआ है, क्योंकि FBA में तो जो प्रोडक्ट्स है वो अमेजोन की टीम हैंडल करती है, तो यहाँ पे लेट डिस्पैच रेट या फिर
कैंसलेशन का और वैलिड ट्रैकिंग रेट का वहाँ पे जो कोई सवाल ही नहीं बनता। तो इस तरीके से जो है वो अमेज़न ने अकाउंट हेल्थ से रिलेटेड जो है वो डैशबोर्ड बना के रखा हुआ, पॉलिसीज़ बना के रखी हुई है। देख के और इनके अकॉर्डिंग ही जो है वो हमें काम करना पड़ता है। अगर इनमें इश्यूज़ आता है तो हमारा अकाउंट जो वो सस्पेंड कर दिया जा सकता है, हमें जो वार्निंग मिल सकती है। तो बेटर ये रहता है कि अमेज़न की जो भी पॉलिसीज़ हैं वो डिटेल में हम जो पढ़ें सेलिंग करने से पहले, और उन पॉलिसीज़ को जो है वो समझें, ताकि इनमें किसी भी तरीके का वॉयलेशन ना हो, किसी भी तरीके की परफॉर्मेंस जो है वो हमारी ख़राब ना हो ओवरऑल जब हम अमेज़न पे सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।